हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि का वीडियो लेकर आए। आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है, ठीक है, वो किन स्तरों में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक स्तर की विशेषता क्या है, इस विषय में आप इस चैप्टर में अच्छी तरह से फिगर के साथ आप इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि, है ना। सबसे पहले पर्यावरण के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग कर लें। पर्यावरण का मतलब होता है कि सजीव जिस स्थान पर निवास करते हैं उस स्थान में उपस्थित निर्जीव तथा सजीव घटक जो उसे प्रभावित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अर्थात हमारे चारों तरफ सजीव और निर्जीव दो घटक है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। केवल हमारा ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतु जो पृथ्वी पर निवास करते हैं उनको सजीव और निर्जीव घटक, ये दोनों घटक उसके जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, वही उसका क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी सजीव है उसके लिए टेम्परेचर, प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, ये जो निर्जीव घटक है उसके जीवन को प्रभावित करता है। इसके साथ ही उसे भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ सजीव घटक की आवश्यकता होती है। प्राणी अगर है तो उसे भोजन प्राप्त करने के लिए सजीव घटक की भी आवश्यकता होती है। जैसे अगर शाकाहार जीव जंतु है तो वो पेड़ पौधे के अंश को खाते हैं, और मांसाहार है तो वो अन्य जीवों का मांस का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सजीव घटक भी उसके लिए क्या है, अनिवार्य है उसके भोजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस पर्यावरण में एक वायुमंडल जो है ये इसका घटक है। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, लाइफ साइंस नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए पर्यावरण में और हम विशेष आगे नहीं बढ़ेंगे। वो लाइफ साइंस में इसके बारे में और भी बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है, परंतु यहाँ पर हम फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, इसलिए फिजिकल साइंस में देखिए जो एक प्रमुख घटक है पर्यावरण का वो वायुमंडल है, या जिसको हम कहते हैं वायु। अब ये जो वायुमंडल है आप देख रहे हैं कि विभिन्न स्तरों में वायुमंडल का स्तर जो है विभिन्न भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो स्तर है ये बारी बारी से अगर हम लोग देखें तो सबसे निचला स्तर जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं या क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, अब यही ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर देखिए ओजोन लेयर यहाँ पे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रोपोस्फेयर के बाद ओजोन लेयर का एक स्तर मिलता है। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंतर्गत आते हैं इसको शांत मंडल कहते हैं या समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जिसको क्षोभ मंडल या घन मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको कि शांत मंडल या फिर हम इसको समताप मंडल भी बोलते हैं। इसके ऊपर जो है वो मेसोस्फेयर है, ठीक है, जिसको मध्य मंडल बोलते हैं। इसके ऊपर थर्मोस्फेयर जिसको कि ताप मंडल भी बोलते हैं या इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयन मंडल भी इसको कहते हैं और ताप मंडल भी इसको कहते हैं। और सबसे ऊपर का जो स्तर है वो एक्सोस्फेयर है, ठीक है, जिसको बाह्य मंडल या बहिर्मंडल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या क्या ऊंचाई है ये सब भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और किन किन स्तरों के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है इसके बारे में भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप वायुमंडल, इसको आप समझें वायुमंडल है क्या। ठीक है,
पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित विभिन्न गैसों के आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। अगर परिभाषा आता है वायुमंडल का तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित विभिन्न गैसों के आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब ये वायुमंडल के बारे में जब हम समझे हैं तो अब ये भी हमको जानना जरूरी है कि संपूर्ण वायुमंडल का भार कितना होता है। ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। संपूर्ण वायुमंडल का भार 5.6 इंटू 10⁻15 टन है। अब आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि संपूर्ण वायुमंडल का भार 5.6 इंटू 10⁻15 टन है, जबकि पूरे पृथ्वी का भार 6.6 इंटू 10⁻12 टन है। अब आपको बताना होगा कि वायुमंडल का वजन ज़्यादा है या पृथ्वी का वजन ज़्यादा है। तो आप निश्चित रूप से इस आंकड़े से आप अनुमान लगा सकते हैं कि संपूर्ण वायुमंडल का भार जो है वो पृथ्वी के भार से भी कहीं अधिक है, क्योंकि ये 10⁻15 टन है, जबकि यहाँ 10⁻12 टन है। यानी अगर मोटा मोटी भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना जीरो का फर्क है। देखिए यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 12 है, यानी हजारों का फर्क है। इसका मतलब 1000 गुना ज़्यादा पृथ्वी के भार से 1000 गुना ज़्यादा किसका वजन है? तो वायुमंडल का वजन है। यानी अगर हम कहें 1000 टन ज़्यादा है तो ये भी सही बात होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। वायुमंडल का कुल भार का लगभग आधा भाग धरातल से 5500 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अब ये भी देखिए बहुत ही अजब बात है कि वायुमंडल का जितना भार है वो 5500 मीटर यानी लगभग 5.5 किलोमीटर के ऊंचाई तक ही है। ठीक है, माने 50% भाग जो पूरे वायुमंडल का है। आप देख रहे हैं कि वायुमंडल का भार है 5.6 इंटू 10⁻15 टन। तो इसमें सोचिए आधा वाला भाग यानी 15 टन का अगर आधा कर दीजिए, 10⁻15 टन का अगर आधा कर दीजिए तो फिर भी यहाँ पे क्या है 10⁻7 टन का वजन आपका 5.5 किलोमीटर के अंदर है। उसके बाद कहा है कि पृथ्वी का 99% वायुमंडल 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित होता है। ठीक है, अगर हम ऊंचा जाएं, धरातल से ऊपर उठें तो 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई में हमारा 99% वायुमंडल का भाग केंद्रित होता है। ठीक है, बाकी अगर हम और भी ऊपर जाते हैं, 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल वहाँ पे बिल्कुल नगण्य है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ हल्की गैसें पाई जाती है। ठीक है, परंतु 1% वायुमंडल ऊपर में है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। धरातल पर आने वाले आकाशीय पिंड अथवा उल्का पिंड धरातल पर पहुंचने के पहले नष्ट हो जाते हैं, क्यों? अब आप सोच सकते हैं कि ये जो प्रश्न आया है आपके सामने इसका आंसर क्या होगा। धरातल पर आने वाले आकाशीय पिंड अथवा उल्का पिंड धरातल पर पहुंचने के पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि धरातल के चारों तरफ वायुमंडल का स्तर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, वायुमंडल का स्तर है। अब जैसे ही उल्का पिंड, ठीक है, पृथ्वी से टकराने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है तो ये वायुमंडल के संपर्क में चले आते हैं, और वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो इसमें घर्षण होते हैं, और घर्षण होने से ही इसमें आग लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये उल्का पिंड या आकाशीय पिंड कोई भी धरातल की ओर आने का प्रयास कर रहा है, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि घर्षण के कारण आग लग जाता है, और आग लगने से प्रायः उल्का पिंड भस्म होकर खत्म हो जाते हैं और उसका राख भी नहीं बच पाता है। ठीक है, इसलिए वो राख पृथ्वी पर भी नहीं आ पाता है, बल्कि वायुमंडल में ही उसका राख विलीन हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ एस्ट्रॉयड जो बड़े होते हैं वो धरातल से टकरा भी जाते हैं, लेकिन प्रायः
उल्का पिंड या आकाशीय पिंड धरातल से आने के पहले ही वो भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल के घर्षण से आग उत्पन्न हो जाते हैं और आग उत्पन्न होने से वो जल जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं चंद्रमा का तापक्रम दिन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में 100 डिग्री -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसका क्या कारण है? देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, हम लोग जानते हैं, और टेम्परेचर को पकड़ने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, उन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यही क्या करता है, और भी गैसें हैं, मीथेन है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे गैसें जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। वायुमंडल के जो प्रकाश ऊर्जा है उसको ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और उष्मा के रूप में वो पृथ्वी के चारों तरफ उस गर्मी को बनाए रखता है। परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए दिन के समय में जो तापक्रम पृथ्वी पर पड़ता है या सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी कहते हैं, चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, वो क्या करता है, चंद्रमा को गर्म करता है, जिससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पहुंच जाते हैं, ठीक है। परंतु रात के समय क्या होता है कि जितना तेजी से चंद्रमा गर्म होते हैं, रात के समय अर्थात जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ने लगते हैं, तो वो सारा प्रकाश का जो उष्मा है वो वापस फिर क्या होता है, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है और इसलिए तब वहाँ पे उष्मा पकड़ने के लिए जो गैसें हैं वो नहीं होने के कारण ही सारा गैसें अंतरिक्ष में वापस चले जाते हैं, जिससे कि टेम्परेचर वहाँ बिल्कुल कम हो जाते हैं रात में और -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन कहने का मतलब वायु के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो देखिए, वायुमंडल का जो संगठन है वो प्रमुख रूप से सबसे पहला देखिए, पहला होता है विभिन्न प्रकार के गैसें, ठीक है। वायुमंडल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के गैस होते हैं, ठीक है। अब ये गैस कौन कौन से होते हैं, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है, उसके बाद जो होता है वो O2 होता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों गैस जो है इतना ज़्यादा होता है कि ये काफ़ी मात्रा में यही दोनों गैस वातावरण में या वायुमंडल में पाए जाते हैं। उसके अलावा CO2 होते हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है, O3 होते हैं, हीलियम होते हैं, नियन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टन होते हैं, जेनॉन होते हैं। ये सारा निष्क्रिय गैस है, ये सारा होते हैं, लेकिन हीलियम का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये सारे गैसें उपस्थित होते हैं, जिसको निष्क्रिय गैस कहते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब निष्क्रिय गैस होता है, ये भी वायुमंडल में मिलता है। दूसरा जो है वो जलवाष्प। वायुमंडल में और क्या रह सकते हैं, जलवाष्प, ठीक है, जिसको कि हम H2O कहते हैं। तीसरा है धूलकण, धूलकण, ठीक है। तो ये वायुमंडल का कंपोजिशन है। वायुमंडल में ये सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% है लगभग। अब देखिए, ये दोनों मिला के ही देखें तो ये दोनों मिला के 99% हो गया आपका, ठीक है। अब बचा 1%। अब सोचिए कि 1% में ये सारा जो गैस यहाँ पे हम नामकरण किए हैं, ये सारा गैसें 1% के अंतर्गत आते हैं और 1% में ये सारा गैसें हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है वायुमंडल का संगठन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं वायुमंडल के विभिन्न स्तर, ठीक है। जैसा कि आप इस वीडियो के शुरू में देखे हैं कि वायुमंडल के विभिन्न
स्तर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला देखिए क्षोभ मंडल, जो हम पहले ही संक्षिप्त में इसके बारे में बता चुके हैं। क्षोभ मंडल यानी घन मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ये है देखिए आपका स्तर ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में जब हम जानकारी करते हैं तो यहाँ पे देखिए, देखने से क्या पता चलता है कि ट्रोपोस्फेयर में ही हमारा एरोप्लेन भी मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक यान है, ठीक है, वायु का एक ये है बेलून से बना हुआ, ठीक है, एक यान है, ये भी यहीं पे मिलता है, ठीक है, यहीं पे उड़ता है। जितना भी प्राकृतिक घटनाएं होती है वो सारे इसी मंडल में होती है। तो आप ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा जानकारी कर लें कि यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं होती है। देखिए ट्रोपोस्फेयर का कहता है ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है, बिल्कुल सबसे निचला परत है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं घन मंडल, ठीक है, या इसको क्षोभ मंडल भी बोला जाता है। घन मंडल अर्थात क्षोभ मंडल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इस क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो देखिए यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इस वायुमंडल के स्तर में वायु की सघनता सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे धरातल के संपर्क में होता है, इसलिए यहाँ का वायु का सघनता सबसे ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगने के कारण, ठीक है। धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है। अगर धरती से देखें तो इसका ऊंचाई ट्रोपोस्फेयर का 14 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई थोड़ा सा अधिक होता है, 18 किलोमीटर, लेकिन ध्रुव की ओर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। क्लियर है? वायुमंडल के इस स्तर में जलवाष्प, धूलकण तथा बादल रहते हैं। यही कारण है कि इसी स्तर में प्राकृतिक घटनाएं जैसे वृष्टि, वज्रपात, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, ये सब जो घटनाएं होती है, सब घटनाएं हमारा इसी स्तर में होते हैं, जिसको कि हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं या फिर क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। इस स्तर में प्रति 167 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी तापक्रम घट जाता है, और 110 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर वायुमंडलीय दबाव भी क्या होता है? कम जाता है। यानी अगर हम धरातल से 167, जैसे ये धरातल है, अगर 167 मीटर ऊंचा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जितना है, मान लिया जाए धरातल का 25 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो अगर 167 मीटर ऊपर जाते हैं तो यहाँ 24 डिग्री सी टेम्परेचर हो जाएगा। फिर अगला 167 जाते हैं तो कितना हो जाता है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसके ऊपर जाते हैं 167, मतलब 167 ऊपर चढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर घटते चला जाएगा, ये 22 डिग्री सी हो जाएगा। इस तरह घटते घटते एक ऐसा भी स्थिति आ सकता है कि वहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये पहाड़ के ऊपर यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा, क्योंकि इसका ऊंचाई उसी अनुपात में बढ़ गया होगा। क्लियर है? अब देखिए कि अगर वायुमंडलीय दबाव की बात करें तो 110 मीटर ऊंचा अगर हम धरातल से ऊपर जाते हैं, 110 मीटर ऊपर, तो अब यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव धरातल पे अगर 760 mmHg है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धरातल का जो वायु दबाव है ना, मतलब समुद्र तल का जो वायु दबाव हम लोग बोलते हैं वो 760 mmHg है या 76 सेंटीमीटर Hg है। इसको 76 सेंटीमीटर Hg भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये 76 सेंटीमीटर Hg है, तो अगर हम 110 मीटर ऊपर जाएं, ठीक है, तो अब ये वायुमंडलीय दबाव घट करके कितना हो जाएगा? तो 75 सेंटीमीटर Hg हो जाएगा। और 110 मीटर ऊपर जाएं तो ये घट करके 74 सेंटीमीटर Hg हो जाएगा। इस तरह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव भी घटते चले जाते हैं। यही कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, हमें अपने शरीर के ऊपर एक सुरक्षा कवच पहनकर ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं स्पेस सूट पहनकर हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। ऐसे हम अगर ऊपर जाएं तो हमारे शरीर के ऊपर
दबाव बढ़ जाएगा, हमारे शरीर के ऊपर दबाव घट जाएगा और शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर जाने से हमारे नाक के अंदर से, कान के अंदर से रक्त का स्राव होने लगेगा, खून बहने लग जाएगा। किसके कारण? वायुमंडलीय दबाव के घट जाने के कारण। हमारे शरीर के भीतर के जो रक्त वाहिनियां हैं, उन रक्त वाहिनियों का अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और बाहर के जो वायुमंडल है उसका प्रेशर घट जाएगा, जिसके कारण शरीर के अंदर का ब्लड किसी भी छिद्र से, नाक, कान या जहाँ भी हमारे शरीर का छिद्र है उस स्थान से वो बाहर होने की कोशिश करेगी और वो बाहर निकलने लगेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वायुमंडलीय दबाव भी क्या होता है, इस ट्रोपोस्फेयर में घटता जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी ऊपर जाने से घटने लग जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हम इसमें समझ चुके हैं। क्षोभ मंडल के 14 किलोमीटर से ऊपर के स्तर को हम क्षोभ सीमा कहते हैं या ट्रोपोपाउज कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 14 किलोमीटर यहाँ तक आ गए हैं तो इसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रोपोपाउज, यानी ट्रोपोस्फेयर जब खत्म हो जाते हैं तो एक और जो छोटा सा यहाँ पर लेयर बनेगा वो ट्रोपोपाउज होगा। उसके बाद जो एक लेयर है ये आपका ओजोन स्तर है। देखिए यहाँ पे आपका ओजोन लेयर यानी ओजोन का परत पाया जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में संगठित होकर ओजोन का निर्माण करता है, O3 गैस का निर्माण करता है, जिसको ओजोन कहते हैं। ये हमारे धरातल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है और इसलिए तब इसको पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। क्लियर है? ओजोन स्तर को पृथ्वी का छाता भी कहते हैं और ये स्तर प्रायः 15 किलोमीटर से शुरू होता है और 35 किलोमीटर में जाकर खत्म हो जाते हैं। यानी ये जो स्तर है ये शांत मंडल का सबसे निचला भाग में हमारा ओजोन का स्तर होता है। और ये ओजोन बनता कैसे है? तो 3 ऑक्सीजन का परमाणु आपस में मिलकर ओजोन का एक लेयर बनाता है और यही ओजोन का स्तर क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित यूवी लाइट, जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, यूवी रेज। तो यूवी रेज जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये लघु तरंग वाली किरणें हैं जो हमारे शरीर के ऊपर अगर पड़े तो हमारे शरीर में त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकता है। हमारे आँखों के ऊपर पड़े तो ये हमारे आँखों में मोतियाबिंद भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके कारण हमारा प्रकृति क्या किया है, एक ओजोन का स्तर दे दिया है और इस स्तर से होकर जब सूर्य का प्रकाश की लघु तरंगें पृथ्वी पर आने की कोशिश करती है तो ये क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और धरातल पर इन तरंगों को आने से रोकती है, जिससे कि हम सुरक्षित रह पाते हैं और धरातल पर उपस्थित जितने भी जीव जंतुएं या पेड़ पौधे होते हैं वो भी इस यूवी लाइट के कुप्रभाव से बच जाते हैं। यही कारण है कि हमें ओजोन स्तर को पृथ्वी का छाता के नाम से भी जाना जाता है। यानी जिस तरह से छाता के अंदर हम रहकर गर्मी से राहत पाते हैं, उसी तरह से कहा जाता है कि यूवी लाइट से अगर हमें सुरक्षित रहना है तो ओजोन लेयर को बचा कर रखना है। अब बात आता है कि ओजोन लेयर का बचा कर रखना क्या हमारे हाथ में है? बिल्कुल हमारे हाथ में है। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे उपकरण का व्यवहार कर रहे हैं या फैक्ट्रियां इतना ज़्यादा खोल रहे हैं, वाहन इतना ज़्यादा बना रहे हैं कि उससे निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं वो गैसें खास करके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये बहुत ही खतरनाक गैस है जो हमारे फ्रिज और AC से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? फ्रिज से निकलते हैं और
AC से निकलते हैं। अब ये गैसें जब भी ओजोन के परत से टकराएगा तो वो क्या करेगा, ओजोन को तोड़ देगा, यानी O3 को वो क्या करता है, तोड़ देता है। CFC जो होता है ओजोन को तोड़ देता है और तोड़ करके वो क्या करता है, उसे O2 में बदल देता है, यानी एक परमाणु उससे बाहर निकाल देता है। अब देखिए O2 तो है ही वायुमंडल में, बहुत सारा मात्रा में वायुमंडल में है, लेकिन O3 का कमी हो जाएगा। नहीं, O3 का अगर कमी होगा तभी तो असुविधा है। तो हम जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, ठीक है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ की आपूर्ति करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के उपकरण बना रहे हैं और इसका ख्याल भी नहीं कर रहे हैं कि इससे निकलने वाले जो गैसें हैं वो किस प्रकार हमें क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यही क्या कर रहा है, हमें क्षति पहुंचाते हैं ओजोन लेयर। और ऐसा देखा गया है कि किसी किसी स्थान पर ओजोन का जो परत है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, ओजोन का परत जो समाप्त हो गया है, ठीक है, मान लिया जाए ये आपका ओजोन का लेयर है, यहाँ पे ओजोन का लेयर आपका नष्ट हो गया, तो अब क्या होगा, ये जो यूवी लाइट है, सूर्य से निकलने वाला जो यूवी लाइट है, ये यूवी लाइट क्या होगा, सीधे धरातल पर पहुंच जाएगा और उस स्थान के जो पेड़ पौधे हैं या जो यहाँ निवास करते हैं उसको क्या होगा, इसका क्षति उठाना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि ये जो ओजोन का लेयर जहाँ भी टूट रहा है उसको हम कहते हैं ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। और ओजोन छिद्र कहने का मतलब कि ओजोन का जो स्तर है वो विघटित होकर वहाँ एक छिद्रनुमा या होल नुमा रचना बना लिया है, उसी को ओजोन होल कहते हैं या ओजोन छिद्र कहते हैं। ठीक है, और यही ओजोन छिद्र के कारण धरातल पर यूवी रे आ सकते हैं, लघु तरंग वाली किरणें आ सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और इसके साथ साथ पेड़ पौधों के लिए भी काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये है ओजोन स्तर के बारे में। अब चलते हैं आगे, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या बात होती है। यहाँ देखिए, इसको कहते हैं शांत मंडल या समताप मंडल। अब जो ऊपर आप देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्तर आपका लगभग 14 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में कौन कौन सी घटनाएं होती है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, शांत मंडल की ऊंचाई क्षोभ मंडल से लगभग 50 किलोमीटर तक होती है, यानी क्षोभ मंडल अगर 14 किलोमीटर तक खत्म हो जा रहा है तो 14-15 किलोमीटर ले लीजिए, तो 15 से लेकर के पूरे 50 किलोमीटर के बीच की दूरी में आपका शांत मंडल है। ठीक है, अर्थात 11 से 50 यहाँ लिखा है, ये भी सही है, और 15 से 50 भी लिख सकते हैं आप। इस स्तर की वायु की सघनता कम होती है, मतलब धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसलिए वायु की सघनता यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि ऊपर में गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम हो जाएगा, तथा वायु अस्थिर रहती है। इसलिए तो इसका नाम शांत मंडल रखा गया है, क्योंकि वायु यहाँ पे अस्थिर होती है। इस स्तर में धूल कण तथा बादल अनुपस्थित होने के कारण प्राकृतिक घटनाएं नहीं घटती है। देखिए, प्राकृतिक घटनाएं तभी घटेगी जब वायुमंडल में गैसें होगी। ठीक है, और यहाँ पे धूल कण या और भी जो वायुमंडल का कंपोजिशन है वो सारा कंपोजिशन यहाँ पे अधिक होगा, तभी प्राकृतिक घटनाएं घटेगी। इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि वायु का अभाव होता है या कम हो जाता है घनत्व, तो इसीलिए ये घटनाएं नहीं होती। इस स्तर में जेट विमान उड़ाए जाते हैं। जेट विमान इसी स्तर में उड़ सकते हैं। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें इसी स्तर में अवशोषित, जैसा कि देखिए अभी हम बता चुके हैं कि शांत मंडल के अंदर ही हमारा ओजोन मंडल का भी स्तर आता है, इसलिए बता रहा है कि ये जो ओजोन स्तर है ये हमारा क्या करता है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें जो लघु तरंग वाली किरणें हैं, इसके प्रभाव से हम बच सकते हैं, क्योंकि इसी स्तर के द्वारा ये किरणें अवशोषित हो जाती है।
15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन स्तर पाया जाता है। जहां तक कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो स्तर है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है ओजोन स्तर। ठीक है। शांत मंडल के ऊपरी सीमा पर समताप मंडल सीमा उपस्थित होते हैं। अब इसके शांत मंडल के ऊपर हम लोग जाते हैं तो समताप मंडल का सीमा हमें मिलता है, या इसको हम कहते हैं ट्रोपोपाउज। एक मिनट, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपाउज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इसलिए ये जो भाग है यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं इस भाग में, यानी ये जब समाप्त होता है तो इसके थोड़ा सा ऊपर जो भाग है ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसको कहते हैं स्ट्रेटोपाउज, या इसको कहते हैं समताप सीमा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इस स्तर की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या था कि तापक्रम घटता चला जा रहा था क्षोभ मंडल में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बढ़ता चला जाता है। परंतु 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापक्रम में फिर गिरावट शुरू होता है। मतलब 50 किलोमीटर तक बढ़ेगा परंतु उसके बाद गिरावट शुरू हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं मेसोस्फीयर, जिसको कि हम मध्य मंडल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो मेसोस्फीयर आता है। इसकी ऊंचाई कितना होता है तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 80 किलोमीटर के बीच में मेसोस्फीयर देखा जाता है। 80 से 90 किलोमीटर यहाँ दिया है, 40 से 50 दिया है। ठीक है, तो एक एक यहाँ पे घटेगा, अगर 40 से 80 का है या 50 से 90 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 80-90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मेसोस्फीयर होते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या होते हैं, तो इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम का ह्रास होता चला जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापक्रम -100 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। और इस स्तर की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा भी कहते हैं। ये मेसोस्फीयर है, इसको मध्य सीमा भी कहते हैं। ये जो मध्य सीमा का जो सबसे ऊपर का स्तर है इसको हम कहते हैं मेसोपाउज कहते हैं, या मध्य सीमा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आयन मंडल या ताप मंडल। अब हम जब और ऊपर चढ़ते हैं तो मेसोस्फीयर के ऊपर आता है थर्मोस्फीयर, जिसको आयन मंडल या ताप मंडल भी कहते हैं। ताप मंडल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ का तापक्रम क्या होता है बढ़ता चला जाता है। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होता है बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर दिखा रहा है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग यहाँ का टेम्परेचर है, और अधिक टेम्परेचर होने के कारण ही इसका नाम रखा है ताप मंडल रखा है इसका नाम। अब इसका ऊंचाई कितना है देखिए, इस स्तर की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होती है, और इस स्तर में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापक्रम भी तेजी से बढ़ता है। कहने का मतलब कि ये जो स्तर है थर्मोस्फीयर, जिसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है ऊंचाई के साथ साथ। लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1200 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इस स्तर में ऑक्सीजन के अणु कम तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, और जिससे कि इस स्तर का तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए ऑक्सीजन के अणु क्या करता है यहाँ पे कम तरंग दैर्ध्य वाले, कहने का मतलब यूवी लाइट को यहाँ भी अवशोषित करते हैं। ओजोन स्तर के साथ साथ इस स्तर में भी उसका क्या होता है अवशोषण होता है। यही कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे इसी मंडल में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। इस मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन गैस अपना आयन के रूप में बदल जाते हैं। यहाँ पे जो हीलियम और ओजोन गैस होते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन गैस होते हैं, यहाँ पे आयन के रूप में बदल जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे रेडियो तरंगे जो पृथ्वी से भेजी जाती है उसको फिर वापस परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा सैटेलाइट से टीवी या अन्य उपकरण रेडियो इत्यादि यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बहिर्मंडल। ये सबसे बाहर का स्तर है जो कि देख लिए सबसे ऊंचाई में है। ठीक है, ये 800 से शुरू होकर के 3000 किलोमीटर तक जाता है ना, 1000 से 3000 किलोमीटर तक चला जाता है, जिसको बहिर्मंडल कहते हैं या एक्सोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद शुरू होता है अंतरिक्ष। ठीक है, तो अब एक्सोस्फीयर के बारे में देख लें। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है और इस स्तर की ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर मानी जाती है, और इस परत की वायु काफ़ी विरल होती है और यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही पाई जाती है।
इस स्तर का तापक्रम लगभग 5568 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है और इस मंडल के पश्चात अंतरिक्ष का विस्तार हो जाता है। यानी यहाँ जब खत्म होता है तो अब शुरू हो जाता है यहाँ पे स्पेस या अंतरिक्ष, जहाँ पर कि अंतरिक्ष स्टेशन भी है। ठीक है, तो इस तरह से वायुमंडल के सभी स्तरों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगा वो इसी का पार्ट 2 आएगा। आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।